हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किशोर कॉमर्स क्लासेज में। आज हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि साझेदार के प्रवेश के बारे में। तो देखिए, साझेदार का प्रवेश होता क्या है। जब हमारी साझेदारी चलती है और उस साझेदारी में कोई एक्सटर्नल व्यक्ति मतलब दूसरा व्यक्ति साझेदारी में एंट्री करना चाहता है, तो जो ओल्ड पार्टनर होते हैं वो एक समझौते के तहत उस नए व्यक्ति को पार्टनरशिप में जगह देते हैं। उसी को हम साझेदार का प्रवेश बोलते हैं। ठीक है, यानी कि जब पार्टनरशिप में कोई नया व्यक्ति एंट्री करता है तो उसी को एडमिशन ऑफ ए पार्टनर बोला जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, आने योग्य हैं, उन सब का हमने कलेक्शन किया है। और जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उसको हम डिस्कशन के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, जो भी टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सबको डिस्कशन के साथ हम पढ़ेंगे। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिएगा हमारे साथ। ठीक है, ताकि आपको अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त हो सके। ठीक है, तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, दिया है कि एक नए साझेदार द्वारा ख्याति के लिए लाई गई नकद राशि वर्तमान साझेदारों द्वारा किस अनुपात में बांटी जाती है। ठीक है, यानी कि अगर कोई पार्टनर साझेदारी में एंट्री करता है तो उसका ये अधिकार होता है या कर्तव्य होता है कि वो अपने हिस्से की ख्याति और पूंजी लेकर आएगा। ठीक है, तो जब कोई पार्टनर साझेदारी में एंट्री करता है तो वो गुडविल लेकर आता है। तो जब वो गुडविल लेकर आएगा तो जो ओल्ड पार्टनर होंगे वो किस अनुपात में उसको बांटेंगे, यानी कि जो गुडविल लेकर के वो आएगा उसको ओल्ड पार्टनर किस अनुपात में बांटेंगे। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन क्या है। ऑप्शन है लाभ व्यय अनुपात, पूंजी अनुपात, त्याग अनुपात और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जब कोई पार्टनर साझेदारी में एंट्री करता है तो वो जो भी गुडविल लेकर आएगा, प्रीमियम लेकर के आएगा, उसको जो ओल्ड पार्टनर्स होंगे, ओल्ड पार्टनर जिस रेशियो में त्याग करेंगे उसी अनुपात में उस गुडविल को प्राप्त करेंगे। ठीक है, जिस अनुपात में पार्टनर त्याग करेंगे उसी पार्टनर में गुडविल को लेने के अधिकारी होंगे। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा त्याग अनुपात में। ठीक है कोई डाउट है। जिस अनुपात में ओल्ड पार्टनर अपना सेक्रीफाइस करेंगे उसी अनुपात में गुडविल लेने के अधिकारी होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि त्याग अनुपात निकाला जाता है। तो त्याग अनुपात कब निकाला जाता है भाई। ठीक है, तो त्याग अनुपात किसी साझेदार की मृत्यु के समय निकाला जाता है, या कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है तब निकाला जाता है, या साझेदार के प्रवेश के समय निकाला जाता है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जब कोई पार्टनर साझेदारी में एंट्री करता है, ठीक है, जब कोई पार्टनर साझेदारी में एंट्री करता है तो उस कंडीशन में हम त्याग अनुपात निकालते हैं। ठीक है, क्यों निकालते हैं, क्योंकि जो पार्टनर साझेदारी में आएगा उसको लाभ में हिस्सा चाहिए। तो हिस्सा कैसे मिलेगा, जब पहले से जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो अपने हिस्से में से कुछ त्याग करेंगे तभी ना नए पार्टनर को मिलेगा। ठीक है, तो जो ओल्ड पार्टनर होते हैं, ओल्ड पार्टनर नए पार्टनर के पक्ष में कुछ हिस्सा त्याग करते हैं। तो कब त्याग करते हैं, जब नया पार्टनर साझेदारी में एंट्री करता है तब। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी, यानी कि नए साझेदार के प्रवेश के समय। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। यदि नए साझेदार के प्रवेश के समय पुस्तकों में लाभ हानि खाते का कोई शेष है तो इसे हस्तांतरित किया जाएगा। अगर कोई पार्टनर साझेदारी में एंट्री कर रहा है और उस टाइम पर जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है, जो लाभ हानि है, लाभ दिखाता हो तो उसको हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, लाभ हानि समायोजन खाता में, या सभी साझेदारों के पूंजी खाते में, या पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में, या पुनर्मूल्यांकन खाते में। ठीक है, तो देखिए जो ओल्ड पार्टनर होंगे ना, ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा। ठीक है, क्यों ट्रांसफ़र किया जाएगा, क्योंकि अगर मान लीजिए कि जो नया पार्टनर आ रहा है वो तो अभी तक हमारे संस्था में काम किया नहीं है, अभी वो आज ना आ रहा है। मान लीजिए कि अगर कोई पार्टनर आज हमारे संस्था में आ रहा है तो वो आज से ना काम करना शुरू करेगा, और फिर जब आज के बाद से जो लाभ प्राप्त होगा उसको उसमें हिस्सा मिलेगा। लेकिन आज से पहले का जो लाभ होगा वो उसमें तो उसका कोई अधिकार नहीं है, उसमें तो ओल्ड पार्टनर्स का ही अधिकार है ना।
ठीक है। तो इसलिए जो ओल्ड पार्टनर होंगे, ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में उस प्रॉफिट को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन मिस हो गया है, चलिए कोई बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, दिया है कि एक नए साझेदार द्वारा ख्याति की राशि नकद लाने पर पुराने साझेदार द्वारा बांटी जाती है। ठीक है, तो अगर कोई पार्टनर साझेदारी में एंट्री करता है तो उस टाइम में वो गुडविल लेकर के आता है, तो उस गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स में किस रेशियो में बांटा जाएगा। देखिए अभी हमने 1 नंबर क्वेश्चन पे हमने डिस्कस किया था। तो अगर कोई पार्टनर्स साझेदारी में ख्याति लेकर के आता है तो उसको ओल्ड पार्टनर्स त्याग अनुपात में बांटते हैं। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है कि पुनर्मूल्यांकन खाता में नाम पक्ष पर जमा पक्ष का आधिक्य है। ठीक है, यानी कि डेबिट पक्ष मतलब डेबिट साइड में क्रेडिट साइड का अमाउंट ज़्यादा होगा और डेबिट साइड का अमाउंट कम होगा। ठीक है, तो यानी कि क्रेडिट साइड का जो डेबिट साइड है, डेबिट साइड पे आधिक्य क्या कहलाएगा, लाभ कहलाएगा, हानि कहलाएगा, प्राप्ति कहलाएगा या फिर व्यय कहलाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जब पुनर्मूल्यांकन खाता बनाते हैं तो उसमें क्रेडिट साइड का अमाउंट अगर ज़्यादा होता है और डेबिट का अमाउंट कम होता है तो हमको प्रॉफिट होता है, यानी कि लाभ होता है। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा लाभ। अगला क्वेश्चन क्या होगा, अगला क्वेश्चन दिया है कि एक मतलब नए साझेदारी ठहराव के बाद तैयार किए गए चिट्ठे में संपत्तियों तथा दायित्वों का लेखा किया जाता है। ठीक है, यानी कि जब कोई पार्टनर एंट्री करता है तो उस टाइम जो एग्रीमेंट बनता है, ठीक है, तो उसके बाद जो चिट्ठे में संपत्ति और दायित्व का लेखा होता है वो का मतलब किस मूल्य पर किया जाता है। ठीक है, मौलिक मूल्य पर, पुनर्मूल्यांकित मूल्य पर या वसूली योग्य मूल्य पर या फिर चालू लागत पर। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जब कोई पार्टनर साझेदारी में एंट्री करता है, पार्टनरशिप में एंट्री करता है, ठीक है, और उस टाइम में जो संपत्तियों और दायित्वों का मतलब हम लेखा करते हैं, ठीक है, तो जो पुनर्मूल्यांकित मूल्य होगा उसी को दिखाएंगे। ठीक है, तो उसका लेखा किस मूल्य पर किया जाएगा, पुनर्मूल्यांकित मूल्य पर किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए तथा बी साझेदार हैं जो 5-3 के अनुपात में लाभों को बांटते हैं। ठीक है, वे सी को 3/10 के लिए फॉर्म में शामिल करते हैं। यदि सी 1/5 भाग ए से तथा 1/10 भाग बी से लेता है तो नया लाभ या अनुपात क्या होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि ए और बी क्या हैं, साझेदार हैं जो 5-3 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं। ठीक है, तो जब वो 5-3 के अनुपात में लाभ हानि बांटेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, अगर 5-3 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं तो इसका मतलब कि उनका ओल्ड रेशियो ए का और बी का ओल्ड कितना हो जाएगा, 5/8 और 3/8। ये ए का हो गया और ये बी का हो गया। ठीक है, तो ओल्ड इनका हो गया 5/8 और 3/8। ठीक है, कह रहा है कि वो सी को 3/10 भाग के लिए फॉर्म में शामिल करते हैं। यदि सी 1/5 भाग ए से और फिर 1/10 भाग बी से लेता है। ठीक है, तो देखिए, तो ए का अगर हम बात करें तो ए का ओल्ड कितना है, ए का ओल्ड है 5/8 भाग। ठीक है, इसमें से जो सी है वो 1/5 भाग ले रहा है, तो अब ए का कितना बच गया। ठीक है, तो ए का बच गया 5, इनका बच जाएगा 17/40। ठीक है, ये ए का क्या है, ए का न्यू रेशियो है। ठीक है, चूँकि इनका ओल्ड रेशियो कितना है 5/8, जिसमें से 1/5 भाग सी ले रहा है, तो ये 5/8 में से 1/5 घटा देंगे तो बचेगा कितना, 17/40। ये ए का न्यू रेशियो है। ठीक है, उसी तरह अगर हम बी की बात करें तो बी का भी जो ओल्ड है वो 3/8 है, जिसमें से सी ले कितना रहा है, सी 1/10 ले रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, फिर उसका माइनस करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 15 - 4 यानी कि 11/40। ठीक है, तो इनका न्यू कितना हो गया 11/40 और ए का 17/40। ठीक है, अब हम इन लोगों का अगर अनुपात निकालें तो अनुपात कैसे निकलेगा,
यहाँ देखिए ए का जो है वो है 17/40, ठीक है। बी का 11/40 और सी का 3/10 भाग के लिए दिया जा रहा है एंट्री, तो 3/10, ठीक है। अब देखिए इन लोगों का चूँकि तीनों का हर एक समान नहीं है, ठीक है, इन दोनों का 40 है और इनका 10 है, ठीक है। तो बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, बराबर करने के लिए सबका एलसीएम निकाल लेते हैं और जो भी एलसीएम आएगा उससे हम सब में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 40 और 10 का एलसीएम कितना होगा, 40 होगा ना, 40 और 10 का एलसीएम 40, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 17/40 इंटू 40, ठीक है। उसी तरह 11/40 इंटू 40, फिर 3/10 इंटू 40, ठीक है। तो 40 से 40 कैंसिल, 40 से 40 कैंसिल और 10 से 40 4 बार में, ठीक है। तो इनका 17, इनका 11 और इनका 4 तिया का 12, यानी कि 17:11:12, ठीक है। तो ये जिसमें ऑप्शन होगा वही आंसर होगा, ठीक है। तो देखिए कौन सा है, 17, 11, 12 यानी कि डी नंबर में ऑप्शन है, तो डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। क्लियर, कोई डाउट है? चलिए अगर नहीं है तो आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि निम्न में से कौन सी संपत्ति एक नए साझेदार के प्रवेश के समय पर अनिवार्यतः पुनः मूल्यांकित किया जाता है, ठीक है। यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा मतलब संपत्ति है जो एक पार्टनर के एंट्री के समय एकदम हर हाल में उसको पुनर्मूल्यांकित करना ही करना होता है, ठीक है। तो स्टॉक, अस्थायी संपत्तियाँ, निवेश या ख्याति, ठीक है। तो याद रखिएगा जो गुडविल होता है उसको हर हाल में आपको मतलब पुनर्मूल्यांकित करना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए कि अगर कोई पार्टनर साझेदारी में एंट्री करता है तो अगर पार्टनर साझेदारी में एंट्री करेगा तो गुडविल ले करके आएगा, ठीक है। तो हमको देखना पड़ेगा ना हमारा जो गुडविल है वो कितना है, कैसे है, ठीक है। तो इसलिए हमको गुडविल का कैलकुलेशन करना पड़ता है, गुडविल का पुनर्मूल्यांकित मतलब मूल्य निकालना पड़ता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है कि ए बी सी साझेदार हैं और डी को 1/5 भाग से शामिल किया जाता है। डी अपने भाग के लिए 1,20,000 पूंजी के रूप में लाता है, फॉर्म का शुद्ध मूल्य है, ठीक है। देखिए अगर कोई पार्टनर साझेदारी में एंट्री करता है और उसका हिस्सा दिया हो कि वो 1/5 भाग के लिए आ रहा है, ठीक है, और उसका कैपिटल दिया हो कि वो 1,20,000 रुपये ला रहा है, ठीक है। तो देखिए वो कितना है, 1/5 यानी कि 5 भाग में से 1 भाग लेकर आया है, ठीक है, 5 भाग में से 1 भाग लेकर के आया है। इसलिए अगर हम टोटल इसका देखा जाए, टोटल करेंगे तो 1,20,000 इंटू 5, ठीक है, यानी कितना हो जाएगा 6 लाख रुपये इसका हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो 6 लाख रुपया होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये जो 6 लाख है वही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, कोई डाउट है? अगर कोई पार्टनर देखिए दिया है क्या कि ए बी सी साझेदार हैं, डी को 1/5 भाग से शामिल किया जाता है, डी अपने भाग के लिए 1,20,000 पूंजी के रूप में लाता है, तो फर्म का शुद्ध मूल्य है, ठीक है। तो शुद्ध मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, तो शुद्ध मूल्य निकालने के लिए हम उसका जो कैपिटल होगा, कैपिटल में उसके हिस्से से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मतलब कि वो 1/5 भाग के ले रहा है, मतलब कि 5 भाग में से वो 1 भाग ला रहा है, ठीक है। तो टोटल 5 भाग कितना होगा, तो 5 भाग के लिए क्या करेंगे, 5 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1,20,000 में, ठीक है। तो कितना आएगा, 6 लाख रुपये आएगा। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दिया कि ए तथा बी लाभों को 4:3 के अनुपात में विभाजित करते हैं, ठीक है। सी को 1/5 भाग के लिए प्रवेश दिया जाता है, नया लाभ विभाजन अनुपात क्या होगा, ठीक है। ए और बी किस रेशियो में बांटते हैं भाई, तो 4:1 के अनुपात में बांटते हैं, ठीक है। अब दिया है कि इसमें जो सी है, सी को 1/5 भाग के लिए एंट्री दिया जाता है, ठीक है। सी को 1/5 भाग के लिए एंट्री दिया जाता है। तो जब सी 1/5 भाग के लिए एंट्री करेगा तो इसमें ये नहीं दिया है कि मतलब किससे कितना लेगा, ठीक है। जो सी है, सी किससे कितना लेने वाला है ये बात नहीं दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो टोटल प्रॉफिट हम 1 मानेंगे, ठीक है। टोटल प्रॉफिट 1, ठीक है।
और इस एक में से यानी कि इस फर्म की टोटल प्रॉफिट को 1 मानते हैं और उसमें से जो नया पार्टनर आता है उसके हिस्से को घटाते हैं। ठीक है, जो बचेगा वो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा और रिमेनिंग प्रॉफिट को जो ओल्ड पार्टनर हैं उनके ओल्ड रेशियो में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए टोटल प्रॉफिट कितना था, टोटल प्रॉफिट हमने 1 मान लिया। ठीक है, जो पार्टनर एंट्री कर रहा है, जो साझेदारी में पार्टनर एंट्री कर रहा है उसका जो हिस्सा है एडमिट फ्रॉम सी, उसका हिस्सा कितना है 1/5। ठीक है, तो हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोगों को निकालना है क्या, रिमेनिंग प्रॉफिट, रिमेनिंग प्रॉफिट। ठीक है, तो रिमेनिंग प्रॉफिट के लिए क्या होता है, जो हमने टोटल प्रॉफिट 1 माना उसमें से जो पार्टनर एंट्री कर रहा है उसका हिस्सा घटा देंगे। ठीक है, तो रिमेनिंग प्रॉफिट के लिए क्या करेंगे, रिमेनिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू, हम एक में से जो पार्टनर साझेदारी में एंट्री कर रहा है उसका हिस्सा घटा देंगे तो बचेगा कितना, 4/5। ठीक है, ये हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट हो गया। अब हम लोगों को न्यू रेशियो निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, रिमेनिंग प्रॉफिट इनटू ओल्ड रेशियो। ठीक है, या ओल्ड रेशियो इंटू रिमेनिंग प्रॉफिट, जो भी कर सकते हैं आप लोग। तो न्यू रेशियो निकालने के लिए ओल्ड रेशियो इंटू रिमेनिंग प्रॉफिट। ठीक है, तो अगर हम बात करें ए का, तो ए का ओल्ड रेशियो कितना है, ए का ओल्ड रेशियो है, देख लीजिए ए का ओल्ड कितना है, 4/3 का है ना, तो इनका ओल्ड कितना हो जाएगा, ए का अगर बात करें तो ए का 4/7 इंटू रिमेनिंग प्रॉफिट कितना था, 4/5। ठीक है, बी का अगर निकाला जाए तो 3/7 और रिमेनिंग 4/5। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, तो इनका हम न्यू रेशियो निकालते हैं। तो इनका 35 और 16, इनका 12 और 35। ठीक है, और जो सी आ रहा है वो 1/5 भाग के लिए आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम न्यू रेशियो निकालेंगे तो इनका 16/35, 12/35 और 1/5। ठीक है, तो इन लोगों का जो रेशियो था, ठीक है, रेशियो क्या है, रेशियो इन लोगों का कितना है, रेशियो है ए का है 16/35, बी का 12/35 और सी का 1/5। ठीक है, तो 16/35, 12/35 और 1/5। ठीक है, देखिए चूँकि तीनों का जो हर है वो एक समान नहीं है। ठीक है, इनका 35 है, इनका 35 है, इनका 5 है। ठीक है, तो तीनों का हर समान करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम सबका एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 35। ठीक है, तो अब हम इनका रेशियो निकालेंगे, तो रेशियो निकालेंगे तो 16/35, 16/35, बी का कितना है 12/35 और सी का 1/5। ठीक है, अब चूँकि तीनों का जो एलसीएम है वो 35 है तो हो जाएगा 16/35 इंटू 35। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं जितना भी एलसीएम आता है। उसी तरह फिर 12/35 इंटू 35 और 1/5, 16/35 इंटू 35, 12/35 इंटू 35। ठीक है, और फिर 1/5 इंटू 35। ठीक है, 35 से 35 कैंसल, इनका 35 से 35 कैंसल और इनका 5 से 35 7 बार में। ठीक है, तो इनका हो गया 16, इनका 12 और इनका 7। ठीक है, तो 16, 12 और 7 का जो रेशियो होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर नंबर सी। ठीक है, कोई डाउट है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि साझेदार के
पूंजी खाते के प्रारंभिक शेष को क्रेडिट किया जाता है। ठीक है, कहाँ क्रेडिट करेंगे? तो ऑप्शन है आपके पास पूंजी पर ब्याज खाता में, आहरण पर ब्याज खाता में, या आहरण खाता में, या हानि में हिस्सा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो पार्टनर मतलब उसका जो ओपनिंग कैपिटल का बैलेंस होता है उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, यानी कि पूंजी पर ब्याज खाते में ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है दिया कि एक नए साझेदार द्वारा नगद में लाई गई ख्याति कहलाती है। ठीक है, तो संपत्ति कहलाती है, या लाभ, या प्रीमियम, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जब कोई पार्टनर गुडविल मतलब जो गुडविल होता है, गुडविल की राशि अगर नगद लाता है तो उसको हम प्रीमियम बोलते हैं। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दिया कि ए और बी अपना लाभ 5-3 के अनुपात में बांटते हैं। सी को 1/4 हिस्से के लिए प्रदेश दिया गया है, तो नया लाभ हानि विभाजन क्या होगा? ठीक है, तो चूँकि हमने इसके पहले भी एक क्वेश्चन बताया था कि जब उसका सिर्फ मतलब हिस्सा दिया हो कि इस हिस्से में वो पार्टनर एंट्री कर रहा है, बाकी का ये ना कर रहा है कि किससे किस अनुपात में रहता है, तो हम टोटल प्रॉफिट को 1 मानते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? टोटल प्रॉफिट को हम 1 मानते हैं और रिमेनिंग प्रॉफिट निकालते हैं। ठीक है, रिमेनिंग प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला बताए थे कि जो हमने टोटल माना था उसमें से जो नया पार्टनर एंट्री कर रहा है उसके हिस्से को घटा देते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? अगर हम 1 में से 1/4 घटा दें तो कितना हो जाएगा? अगर हम 1 में से 1/4 घटा दें तो हो जाएगा आपका 3/4। ठीक है, तो ये हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट हो गया 3/4। ठीक है, अब चूंकि न्यू रेशियो निकालना है तो न्यू रेशियो निकालने के लिए हम क्या करते हैं? तो ओल्ड रेशियो इंटू रिमेनिंग प्रॉफिट। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अगर हमको न्यू रेशियो निकालना हो तो न्यू रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या लगाएंगे? ओल्ड रेशियो इंटू रिमेनिंग प्रॉफिट। ठीक है, तो अब चूँकि पार्टनर्स हमारा देखेंगे, पार्टनर्स ए हैं तो ए का ओल्ड रेशियो कितना है? 5-3 का है, तो 5/8। रिमेनिंग प्रॉफिट कितना आया था? 3/4, यही हुआ ना, तो कितना हो जाएगा? 15/32। ठीक है, 15/32। उसी तरह बी का भी 3/8 इंटू 3/4, तो इनका कितना हो जाएगा? 9/32। ठीक है, और जो सी है, सी का ऑलरेडी 1/4 हिस्सा में आ रहा है। ठीक है, सी 1/4 हिस्सा क्या ला रहा है, तो ए का 15/32, बी का 9/32 और सी का 1/4। ठीक है, तो चूँकि पिछले जो क्वेश्चन था उसमें हम देखा था कि सबका हर एक समान नहीं था, तो सबका हर हम क्या करेंगे? समान करेंगे। तो सबका एलसीएम लेंगे 32, 32 और 4 का, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 32। ठीक है, तो अब ए बी सी का जो रेशियो है, ठीक है, रेशियो निकालेंगे। तो न्यू रेशियो निकालने के लिए करेंगे हम 15/32 इंटू 32। ठीक है, फिर 9/32 इंटू 32। ठीक है, और जो सी है, सी का 1/4 इंटू 32 करेंगे। ठीक है, तो 32 से 32 कैंसिल, इनका ये 32 से 32 कैंसिल, और इनका 4 से 32 8 बार में। ठीक है, तो 15, 9 और 8। ठीक है, यही इनका क्या हो जाएगा? न्यू रेशियो हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 15, 9 और 8 जो होगा वही इनका न्यू रेशियो कहलाएगा, यानी कि डी नंबर जो है इनका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ए और बी 3:1 के अनुपात में लाभ और हानियों को बांटते हैं। सी को 1/4 हिस्से के लिए साझेदारी में प्रवेश दिया जाता है। ए और बी का त्याग अनुपात है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों को सेक्रीफाइजिंग रेशियो निकालना है। ठीक है, तो सेक्रीफाइजिंग रेशियो के लिए क्या करेंगे? तो सेक्रीफाइजिंग रेशियो क्या होगा? ठीक है, इन लोगों का सेक्रीफाइजिंग रेशियो क्या होगा? ठीक है, तो देखिए चूँकि इनके सेक्रीफाइजिंग रेशियो के बारे में कुछ नहीं कहा है कि किस रेशियो में वो लोग त्याग करते हैं। ठीक है, किस रेशियो में वो लोग त्याग कर रहे हैं, तो जब उनके सेक्रीफाइजिंग रेशियो के बारे में कुछ ना कह रहे हैं तो जिस रेशियो में वो लाभ हानि बांटते हैं
प्रॉफिट एंड लॉस का जो भी रेशियो होगा, ठीक है, वही उन लोगों का सैक्रिफाइजिंग रेशियो हो जाएगा। ठीक है, जो उन लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो होगा वही सैक्रिफाइजिंग रेशियो हो जाएगा। यानी कि इन लोगों का सैक्रिफाइजिंग रेशियो 3 और 1 हो जाएगा, क्योंकि इसी रेशियो में वो लोग लाभ हानि को बांटते हैं। क्लियर। जब भी पार्टनर के सेक्रीफाइसिंग के बारे में कहा हो, लेकिन ये ना कहा हो कि किस रेशियो में कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है, तो उस समय क्या होता है, उस कंडीशन में जो उन लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो जो होता है वही इन लोगों का सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाता है। क्लियर। कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि ए और बी 3-1 के अनुपात में लाभ अर्जन करते हुए साझेदार हैं। वे सी को 1/4 हिस्सा देकर प्रवेश करते हैं। कह रहा है कि नया लाभ विभाजन अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो न्यू रेशियो हमको निकालना है। तो न्यू रेशियो में क्या करते हैं, फिर देखिए सेम क्वेश्चन आया। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, जो हम लोगों ने 15 नंबर क्वेश्चन देखा था, 15 नंबर क्वेश्चन में जो हमने देखा था कि यहाँ सिर्फ जो पार्टनर एंट्री कर रहा है उसका हिस्सा दिया हुआ है, बाकी का ये नहीं दिया है कि किससे वो कितना हिस्सा लेगा। तो हम टोटल प्रॉफिट क्या करते हैं, टोटल प्रॉफिट 1 मानते हैं। ठीक है, और इसमें से जो पार्टनर एंट्री करता है उसका हिस्सा घटा करके रिमेनिंग प्रॉफिट निकालते हैं। तो रिमेनिंग प्रॉफिट निकालेंगे तो 1 में से 1/4 घटा देंगे तो 3/4 बचा था। ठीक है, तो ये रिमेनिंग प्रॉफिट हो गया। अब चूँकि ए और बी 3-1 के अनुपात में लाभ बांटते हैं। ठीक है, तो अगर हम ए का सेक्रीफाइस मतलब न्यू रेशियो देखें, ठीक है, तो ए का न्यू रेशियो कितना हो जाएगा, ए का 3/4 इंटू 3/4। ठीक है, ये इन लोगों का ओल्ड रेशियो और ये रिमेनिंग प्रॉफिट। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 9/16। फिर उसी तरह बी का देखा जाए तो 1/4 इंटू 3/4। ठीक है, तो इनका हो जाएगा 3/16। ठीक है, और जो सी आ रहा है वो 1/4 के लिए आ रहा है ऑलरेडी, तो कितना हो जाएगा 9/16, 3/16 और 1/4। ठीक है, तो फिर इन लोगों का एलसीएम, चूँकि हर बराबर नहीं है, इनका 16, 16 और 4 है, तो हर बराबर नहीं है तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो 9/16 इंटू 16, 3/16 इंटू 16 और 1/4 इंटू 16। ठीक है, तो अब 16 से 16 कैंसिल, 16 से 16 कैंसिल और 4 से 16 4 बार में। ठीक है, तो इनका हो जाएगा 9, 9, 3 और 4। ठीक है, तो 9/16, 3/16 और 4/16। ठीक है, तो इन लोगों का ए का ये, बी का और ये सी का। ठीक है, तो देखिए 9/16, 3/16 और 4/16 जिसमें भी होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए ए नंबर में दिया हुआ है 9/16 ए का, बी का 3/16 और सी का 4/16। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, त्याग अनुपात बराबर क्या होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा त्याग अनुपात यानी कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो। जब भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो के बारे में बात करें तो ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो घटा दिया जाता है। ठीक है, जब हम ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो घटाएंगे तो हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ जाएगा। ठीक है, यानी कि पुराना अनुपात में से नया अनुपात घटाएंगे तो हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो आएगा, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है कि संचित लाभ और संचय का हस्तांतरण किया जाएगा। ठीक है, कहाँ किया जाएगा, वसूली खाते में या साझेदारों के पूंजी खाते में या बैंक खाते में या बचत खाते में। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जब भी अगर मतलब संचय और संचित का मतलब संचित लाभ या संचय का हस्तांतरण किया जाएगा, ठीक है, तो वो साझेदारों के पूंजी खाते में ही ट्रांसफ़र किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है कि संपत्तियों एवं दायित्वों को पुनः मूल्यांकित मूल्य पर दिखाया जाता है। ठीक है, तो पुनः मूल्यांकित मूल्य पर कहाँ दिखाया जाएगा, नए आर्थिक चिट्ठे में या पुनः मूल्यांकन खाते में या सभी साझेदारों के पूंजी खाते में या फिर वसूली खाते में। ठीक है, तो जो संपत्ति और दायित्व होते हैं उनको पुनः मूल्यांकित मूल्य पर नए आर्थिक चिट्ठे में दिखाया जाता है। ठीक है, जो नया आर्थिक चिट्ठा बनेगा उसमें उनके पुनः मूल्यांकित मूल्य पर उनको दिखाया जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है कि नए साझेदार के प्रवेश पर पुराने तुलन पत्र में दर्शाए गए संचय हस्तांतरित करेंगे। ठीक है, यानी कि अगर जो ओल्ड मतलब बैलेंस शीट है उसमें अगर कोई हमारा संचय है, कोई रिजर्व है, ठीक है, तो अगर कोई पार्टनर एंट्री करता है तो उस टाइम में उसको कहाँ दिखाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन में है सभी साझेदारों के पूंजी खाते में, या नए साझेदार के पूंजी खाते में, या पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में, या फिर इनमें से कहीं नहीं। ठीक है, तो हम कहाँ दिखाएंगे भाई, अगर कोई पार्टनर एंट्री करता है तो उसका जो मतलब बैलेंस शीट में जो रिजर्व होता है उसको कहाँ दिखाएंगे। तो देखिए सभी पार्टनर मतलब क्या, जो पार्टनर एंट्री कर रहा है उसको भी लेकर। ठीक है, तो बताइए आज तक ने हमने जितना भी लाभ कमाया, जितना भी हानि कमाई, वो तो सिर्फ उस पर हमारा अधिकार बनता है ना। जो नया पार्टनर है उसका कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, नया पार्टनर है ये भी गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, जो ओल्ड पार्टनर है, ठीक है, ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो भी लाभ या हानि अब तक हुए होंगे उस पर किसका अधिकार होगा, तो जो ओल्ड पार्टनर होंगे उनका अधिकार होगा। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ए, बी और सी एक फॉर्म में साझेदार हैं, डी नए साझेदार के रूप में प्रवेश करता है। ठीक है, तो क्या होगा, पुरानी फॉर्म का विघटन होगा, या पुरानी फॉर्म तथा पुरानी साझेदारी का विघटन होगा, या सिर्फ पुरानी साझेदारी का विघटन होगा मतलब पुनर्गठित होगा, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो क्या होगा, जब कोई पार्टनर एंट्री करता है तो फॉर्म विघटित नहीं होता। याद रखिएगा, जब कोई पार्टनर साझेदारी में एंट्री करता है या यहाँ से एग्जिट करता है, ठीक है, चाहे वो एंट्री करें या एग्जिट करें, ठीक है, दोनों ही कंडीशन में ना ही फॉर्म का विघटन होता है, ठीक है, और ना ही मतलब साझेदारी का विघटन होता है। होता क्या है, तो साझेदारी पुनर्गठित होती है। ठीक है, यानी कि जो ओल्ड समझौता होगा, जो पुरानी समझौता होगा उसको तोड़ दिया जाएगा और फिर से नया समझौता किया जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है, पुरानी साझेदारी पुनर्गठित होती है। ठीक है, कोई डाउट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया कि किसी नए साझेदार के प्रवेश पर संपत्तियों में हुई मूल्य वृद्धि को नाम किया जाता है। अगर कोई पार्टनर साझेदारी में एंट्री कर रहा है और उस टाइम में अगर संपत्ति का मूल्य बढ़ा हो, ठीक है, तो उसको हम कहाँ डेबिट करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन है पुनर्मूल्यांकन खाता में, संपत्ति खाता में, या पुराने साझेदारों के खाता में, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, जब उसको मतलब साझेदारी में संपत्तियों का मूल्य बढ़ा होगा तो हम उसको संपत्ति खाते में ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, उसके डेबिट खाते में ट्रांसफ़र करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि किसी नए साझेदार के प्रवेश पर अवितरित लाभ को जो कि पुरानी फॉर्म के चिट्ठे में दर्शाए गए हैं पूंजी खाता में हस्तांतरित होगा। ठीक है, तो किसके पूंजी खाता में हस्तांतरित होगा, तो ऑप्शन दिया है कि पुराने साझेदारों के पुराने लाभ अनुपात में, या पुराने साझेदारों को नए लाभ विभाजन अनुपात में, या सभी साझेदारों के नए लाभ अनुपात में, या इनमें से कहीं नहीं। ठीक है, तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा, दिया कि किसी नए साझेदार के प्रवेश पर अवितरित लाभ को जो कि पुरानी फॉर्म के चिट्ठे में दर्शाए गए हैं पूंजी खाता में हस्तांतरित होगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि जो ओल्ड हमारा मतलब पार्टनरशिप में जो ओल्ड हमारा प्रॉफिट होगा या लॉस होगा या संचय होगा, जो भी होगा वो ओल्ड पार्टनर्स में ही बांटा जाएगा। ठीक है, तो कहाँ दिया जाएगा भाई इसको, तो पुराने साझेदारों के पुराने लाभ विभाजन अनुपात में। ठीक है, कहाँ, पुराने साझेदारों के पुराने लाभ विभाजन अनुपात में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है कि एक फॉर्म में जेड को लाभ में 1/4 अंश के लिए प्रवेश दिया जाता है जिसके लिए वह ख्याति के लिए 30,000 लाता है। यह पुराने साझेदारों एक्स और वाई द्वारा लिया जाएगा। ठीक है, तो किस अनुपात में लिया जाएगा, पुराने लाभ विभाजन अनुपात में लिया जाएगा, या नए लाभ विभाजन अनुपात में, या त्याग अनुपात में, या पूंजी अनुपात में। तो चूँकि हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें ही क्लियर कर दिया था कि अगर कोई पार्टनर साझेदारी में एंट्री करता है और वो गुडविल लेकर के आता है तो जो पार्टनर्स जिस रेशियो में त्याग करेंगे उसी रेशियो में वो गुडविल प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आंसर आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जितना जो त्याग करेगा उसी अनुपात में वो पाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी। ठीक है, त्याग अनुपात में। अगला क्वेश्चन क्या है, दिया कि एक नए साझेदार के प्रवेश पर संपत्तियों के मूल्य में कमी को डेबिट किया जाता है। ठीक है, अगर कोई पार्टनर साझेदारी में एंट्री कर रहा है, ठीक है, और संपत्तियों के मूल्य में कहीं कमी आ जाती है तो फिर उसको हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, तो लाभ हानि समायोजन खाता में, या परिसंपत्ति खाता में, या पुराने साझेदार के पूंजी खाते में, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इसको हम लोग
लाभ हानि समायोजन खाते यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बोलिए या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बोलिए, ठीक है, उस खाते में उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। ट्रांसफ़र क्या करके तो डेबिट साइड में उसको लिखते हैं, ठीक है। अगर संपत्तियों के मूल्य में कमी आती है तो डेबिट साइड, और अगर वृद्धि होती है तो क्रेडिट साइड, ठीक है। अगर दायित्व का मूल्य बढ़ता है तो डेबिट साइड और घटता है तो क्रेडिट साइड, याद रखिएगा, ठीक है। अब अगर हमारा संपत्ति बढ़ता है तो लाभ और दायित्व घटता है तो लाभ, यानी कि क्रेडिट साइड में हम लाभ को लिखते हैं, ठीक है, और डेबिट साइड में हानि को लिखते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि एक नए साझेदार के प्रवेश के समय सामान्य संचय हस्तांतरित किया जाता है, ठीक है। तो जनरल रिजर्व को कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, पुनर्मूल्यांकन खाता में या पुराने साझेदार के पूंजी खाते में या लाभ हानि समायोजन खाता में या फिर पुनर्मूल्यांकन खाता में, ठीक है। तो याद रखिएगा कि अगर कोई पार्टनरशिप में एंट्री करता है और उस टाइम में हमारे पास कोई रिजर्व हो, ठीक है, तो उसको हम ट्रांसफ़र कहाँ करते हैं, तो पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। कोई डाउट। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है कि यदि नया साझेदार ख्याति की राशि नकद लाता है तथा ख्याति में पहले से शेष विद्यमान हो तो ख्याति को पुराने साझेदारों में अपलिखित किया जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर कोई पार्टनर साझेदारी में एंट्री करता है और वो गुडविल लेकर के आता है, ठीक है, लेकिन उसके साथ ही साथ पहले से अगर गुडविल हमारे संस्था में मौजूद हो तो हम उसको मतलब कहाँ दिखाएंगे, ठीक है। तो दिया है कि नए लाभ अनुपात में या फिर पुराने लाभ हानि अनुपात में या त्याग अनुपात में या लाभ प्राप्ति अनुपात में, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, दिया है कि यदि नए साझेदार ख्याति की राशि नगद लाता है तथा ख्याति में पहले से ही शेष विद्यमान हो तो ख्याति को पुराने साझेदारों में अपलिखित किया जाएगा, किस रेशियो में, नए लाभ विभाजन अनुपात में या पुराने लाभ विभाजन अनुपात में या फिर त्याग अनुपात में या लाभ प्राप्ति अनुपात में, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा चूँकि ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में ही लेंगे ना, ठीक है। जो पहले से हमारा गुडविल होगा वो जिस रेशियो में हम लाभ हानि बांट रहे होंगे उस रेशियो में उसको पहले बांट लेंगे, ठीक है, उसके बाद नए वाले पे विचार करेंगे, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, पुराने लाभ हानि अनुपात में। अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है कि ए और बी एक फॉर्म में साझेदार हैं जो लाभ को 3:2 के अनुपात में विभाजित करते हैं। वे सी को फॉर्म में के लिए सी को फॉर्म के लाभ में, ठीक है, 1/3 हिस्से के लिए प्रवेश देते हैं। ए बी तथा सी का नया लाभ हानि अनुपात क्या होगा, ठीक है। फिर सेम क्वेश्चन है, ठीक है। ए और बी क्या करते हैं, 3:2 के अनुपात में बांटते हैं, ठीक है, और वो सी को फॉर्म में साझेदारी के रूप में प्रवेश देते हैं, ठीक है, जो कि 1/3 भाग के लिए आएगा। तो आपको क्या करना है, नया लाभ हानि अनुपात निकालना है, इनके न्यू रेशियो निकालना है। तो फिर न्यू रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले टोटल प्रॉफिट 1 मानेंगे, टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1, ठीक है। फिर क्या करेंगे, तो रिमेनिंग प्रॉफिट निकालेंगे और रिमेनिंग प्रॉफिट के लिए टोटल प्रॉफिट माइनस जो पार्टनर एंट्री कर रहा है उसका हिस्सा, ठीक है। तो 1 माइनस 1/3 कितना हो जाएगा, 2/3, ठीक है। 1 माइनस 1/3 यानी कि 2/3, ये रिमेनिंग प्रॉफिट हो गया। अब अगर हम बात करें ए की, ठीक है, तो ए का ओल्ड रेशियो कितना है, 3/2, यानी कि सॉरी ओल्ड कितना है इनका 3/5 और रिमेनिंग कितना आया 2/3, ठीक है। तो इस तरह से इन लोग इनका न्यू कितना हो जाएगा 6/15, ठीक है। उसी तरह बी का देख लीजिए, बी का 2/5 इंटू 2/3 यानी कि 4/15, ठीक है। अब देखिए चूँकि इनका 9/15 और इनका 4/15 और सी का 1/3, ठीक है। तो चूँकि तीनों का हर समान नहीं है, तो जब तीनों का हर समान नहीं है तो हर समान करने क्या करेंगे, सबका एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 15। अब 15 को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका 9/15 इंटू 15, ठीक है। बी का 4 इनका 6 था ना, 6/15 इंटू 15
ठीक है, बी का 4/15 इंटू 15 और सी का 1/3 इंटू 15, ठीक है। इनका 15 से 15 कैंसिल, इनका ही 15 से 15 कैंसिल और इनका 3×5 = 15, ठीक है। तो 6, 4 और 5 का जो रेशियो होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, 6, 4 और 5 का, ठीक है। तो 6, 4, 5 कहाँ दिया हुआ है, तो डी नंबर में दिया हुआ है 6, 4, 5, तो डी नंबर हमारा आंसर सही हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि एक्स और वाई साझेदार हैं जो लाभों को 1:1 के अनुपात में विभाजित करते हैं। वे जेड को 1/5 भाग के लिए प्रवेश कराते हैं जिसने ख्याति के लिए 25,000 का योगदान दिया। फर्म की ख्याति का कुल मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो जैसे हमने बताया था पिछले क्वेश्चन में कि अगर कोई पार्टनर एंट्री करता है और वो अपने ख्याति का हिस्सा लेकर के आता है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, चूँकि वो 1/5 भाग के लिए आ रहा है, ठीक है, जो जेड है वो क्या कर रहा है 1/5 भाग के लिए आ रहा है, तो 1/5 भाग के लिए उसका 25,000 है, ठीक है, यानी कि 5 भाग में से 1 भाग है, ठीक है, 5 भाग में से 1 भाग 25,000 है, तो 5 भाग कितना होगा, ठीक है, बात समझ आती है ना। 1/5 का मतलब क्या कि 5 भाग में से 1 भाग, ठीक है, तो 5 भाग में से 1 भाग अगर 25,000 है तो 5 भाग हमारा कितना होगा, तो 25 को क्या करेंगे, 25,000 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 1,25,000, ठीक है। तो जो 1,25,000 आ रहा है वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई डाउट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पुनर्मूल्यांकन पर लाभ या हानि को हस्तांतरण करते हैं, ठीक है। अगर सॉरी यहाँ पे वहन होना चाहिए था, ठीक है। तो पुनर्मूल्यांकन पर लाभ या हानि को वहन करते हैं, कौन करते हैं भाई, तो पुराने साझेदार करते हैं या नए साझेदार करते हैं या सभी साझेदार या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। यहाँ पे वहन होना चाहिए था। चलिए, तो पुनर्मूल्यांकन पर लाभ या हानि जो होता है उसको कौन वहन करते हैं, ठीक है, पुराने साझेदार या नए साझेदार या सभी साझेदार या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो मतलब पुनर्मूल्यांकन हम खाता बनाते हैं तो उस खाते में जो भी लाभ या हानि होती है उसको ओल्ड पार्टनर ही वहन करते हैं, ठीक है। चाहे लाभ होगा तो भी ओल्ड पार्टनर, अगर हानि हुई तो भी ओल्ड पार्टनर, ठीक है, क्योंकि उसमें जो पार्टनर एंट्री कर रहा है उसका कोई भी मतलब योगदान नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है कि जब नया साझेदार ख्याति की रकम के लिए नकद देता है तो फॉर्म की बहियों में उस रकम को डेबिट करना चाहिए, ठीक है। जब नया पार्टनर एंट्री करता है तो वो ख्याति लाता है, ठीक है, तो कह रहा है कि तो उस ख्याति को फॉर्म की बहियों में उस रकम को कहाँ डेबिट किया जाना चाहिए, ठीक है, ख्याति खाते में या रोकड़ खाते में या फिर नए साझेदार के पूंजी खाते में या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जब कोई पार्टनर साझेदारी में एंट्री करता है, ठीक है, तो वो जो मतलब नगद लाएगा तो वो कैश आएगा ना हमारे पास, ठीक है। अगर वो कैपिटल आता है या फिर गुडविल आता है तो अगर वो नगद लाएगा तो इसका मतलब हमारे पास कैश आ रहा है, तो इसका मतलब क्या, हमको उसको रोकड़ खाते में डेबिट करना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि नए साझेदार के द्वारा ख्याति की रकम नगद लाने को कहते हैं, ठीक है। अगर कोई नया पार्टनर साझेदारी में एंट्री कर रहा है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, तो संपत्ति बोलते हैं या लाभ बोलते हैं या अधिमूल्य बोलते हैं या फिर लाभ, सॉरी कहीं मिस्टेक हुआ है टाइपिंग में, ठीक है। तो याद रखिएगा उसको अधिमूल्य बोलते हैं या फिर प्रीमियम, ठीक है, प्रीमियम को ही हम अधिमूल्य बोलते हैं, ठीक है। तो उसको अधिमूल्य बोलेंगे या फिर प्रीमियम बोल सकते हैं। क्लियर। अगर कोई पार्टनर साझेदारी में एंट्री कर रहा है और उस टाइम वो अगर कोई गुडविल ला रहा है, ठीक है, तो उस गुडविल को हम प्रीमियम बोलते हैं या अधिमूल्य बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि पुनर्मूल्यांकन खाता या लाभ हानि समायोजन खाता का शेष पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाता है, ठीक है। जो पुनर्मूल्यांकन खाता होता है या जो लाभ हानि समायोजन खाता है उसके जो शेष होते हैं, ठीक है, उसको साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाता है, कहाँ, पुराने लाभ अनुपात में या फिर
नए लाभ अनुपात में या समान अनुपात में या फिर पूंजी अनुपात में। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अगर ओल्ड पार्टनर्स ठीक है रिवैल्यूएशन मतलब पुनर्मूल्यांकन खाता बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें जो भी लाभ या हानि होती है उसको ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में ही ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में ही ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए, पुराने लाभ विभाजन अनुपात में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? दिया है कि साझेदारी फॉर्म के पुनर्गठन पर अपलिखित देनदारी का लेखा करने पर क्या होगा। ठीक है, यानी कि अगर साझेदारी के फॉर्म का पुनर्गठन हो रहा हो, ठीक है, तो उस टाइम पे अपलिखित जो देनदारी होगी उसका लेखा करने पर क्या होगा। ठीक है, तो वर्तमान साझेदारों को लाभ होगा या वर्तमान साझेदारों को हानि होगी या वर्तमान साझेदारों को न लाभ न हानि या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अगर हम देनदारी का लेखा करते हैं, ठीक है, जो अपलिखित है, अपलिखित देनदारी का लेखा करते हैं, तो उस टाइम में हम वर्तमान जो साझेदार होंगे उनको हानि होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि एक्स और वाई 3:2 के अनुपात में लाभ बांटते हैं। ठीक है, जेड को 1/5 भाग के लिए साझेदार बनाया जाता है। जेड एक्स से 3/20 और वाई से 1/20 लेता है, तो नया लाभ विभाजन अनुपात क्या होगा। ठीक है, चूँकि देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि जो जेड है वो एक्स से 3/20 लेगा और वाई से 1/10 लेगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसलिए हम एक्स का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो एक्स का कितना है ओल्ड 3/5, एक्स का कितना है, एक्स का 3/5 है। ठीक है, और इसमें से ये कितना ले रहा है 3/20 ले रहा है। ठीक है, तो कितना इसका बच गया भाई, तो इनका बच गया 9/20। ठीक है, उसी तरह वाई का भी ओल्ड कितना है 2/5 और इसमें से ले कितना रहा है 1/20। ठीक है, तो बचा कितना 7/20। ठीक है, बी का वाई का कितना बच गया 7/20, तो ए का 9/20 और बी का 7/20 और जेड कितने के लिए आ रहा है 1/5। ठीक है, तो अगर जेड 1/5 के लिए आ रहा है, ठीक है, तो एक्स का 9/20, वाई का 7/20 और जेड का 1/5। ठीक है, तो इन लोगों का ये न्यू रेशियो हो गया। अगर हम सबकी बात करें तो चूँकि हमने भी बताया था 9/20 इंटू 20, 7/20 इंटू 20 और 1/5 इंटू 20। ठीक है, तो 20 से 20 कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल और 5 से 20 4 बार में, तो न्यू कितना हो जाएगा 9, 7 और 4। ठीक है, तो 9, 7, 4 का जो रेशियो होगा वही आंसर हो जाएगा, यानी कि ए नंबर इनका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट? चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि पुनर्मूल्यांकन खाता में डेबिट पक्ष पर क्रेडिट पक्ष का आधिक्य है। ठीक है, यानी कि अगर हम रिवैल्यूएशन बनाते हैं और उस टाइम में अगर क्रेडिट साइड का अमाउंट ज़्यादा हो और डेबिट का अमाउंट कम हो, तो हमको क्या होता है, लाभ होती है या हानि होती है या प्राप्ति होता है या फिर व्यय होता है। ठीक है, तो अगर क्रेडिट का अमाउंट ज़्यादा है और डेबिट का अमाउंट कम है, तो डेबिट का अमाउंट, डेबिट साइड में क्या रखते हैं हम, जितने भी लॉस होते हैं लॉस रखते हैं, और क्रेडिट साइड में हम प्रॉफिट रखते हैं। तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा और लॉस कम होगा, तो क्या होगा, हमको प्रॉफिट होगा ना, तो लाभ हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नए साझेदार द्वारा ख्याति की राशि दी जाती है। ठीक है, तो ख्याति की राशि क्यों दी जाती है भाई, तो पूंजी भुगतान करने के लिए या लाभ में हिस्सा पाने के लिए या संपत्ति क्रय करने के लिए या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो जो गुडविल दी जाती है, ख्याति दी जाती है, वो लाभ में हिस्सा पाने के लिए दी जाती है। ठीक है, क्योंकि पूंजी के लिए तो अपना पूंजी लाएगा ही, वो जो पार्टनर होता है वो अपना कैपिटल ले करके आता है। ठीक है, साथ में गुडविल लाता है, तो गुडविल क्यों लाता है, तो लाभ में हिस्सा पाने के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, त्याग अनुपात बराबर क्या होता है। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू वाट, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू वाट, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है,
ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो का मतलब क्या, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा 39 का, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 40 नंबर दिया हुआ है कि लाभ प्राप्ति अनुपात है, ठीक है, यानी कि गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, गेनिंग रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो इसका मतलब क्या, नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात, ठीक है। तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा, नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि नए साझेदार द्वारा ख्याति के लिए लाई गई नकद राशि वर्तमान साझेदार द्वारा किस अनुपात में बांटी जाती है, ठीक है। तो अगर कोई पार्टनर साझेदारी में एंट्री करता है और अगर वो ख्याति लाता है, ठीक है, गुडविल लाता है, तो उसको ओल्ड पार्टनर्स किस अनुपात में बांटेंगे, ठीक है। तो लाभ विभाजन अनुपात में, या पूंजी अनुपात में, या त्याग अनुपात में, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो याद रखिएगा, चूँकि हमने पहले ही बता दिया है कि जब कोई पार्टनर साझेदारी में एंट्री करता है तो वो जिस अनुपात में त्याग करेगा उसी अनुपात में वो गुडविल लेगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा त्याग अनुपात में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है कि ए, बी और सी 3 साझेदार हैं जो लाभ व हानियों को 4, 3, 2 के अनुपात में बांटते हैं। डी को 1/10 भाग के लिए प्रवेश दिया जाता है, तो नया अनुपात क्या होगा, ठीक है। फिर नया अनुपात निकालने के लिए सेम फार्मूला यूज़ होगा, ठीक है, जैसे हमने यूज़ किया था। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले रिमेनिंग प्रॉफिट निकालेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बना देते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पे हमारा स्पेस हो गया। चलिए तो ए, बी और सी 3 साझेदार हैं जो लाभ हानि को कितने में बांटते हैं, लाभ और हानि को बांटते हैं 4, 3 और 2 के अनुपात में, ठीक है। कह रहा है कि 4, 3, 2 के अनुपात बांटते हैं और डी को 1/10 भाग के लिए प्रवेश दिया जाता है, ठीक है। तो जब डी साझेदारी में एंट्री करेगा तो यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम टोटल प्रॉफिट कितना मानेंगे, टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब टोटल प्रॉफिट 1 है तो रिमेनिंग प्रॉफिट निकालेंगे। रिमेनिंग प्रॉफिट के लिए क्या बोलते हैं, 1 माइनस जो पार्टनर एंट्री कर रहा है उसका हिस्सा 1/10, ठीक है। तो 1 में से 1/10 अगर घटाते हैं तो कितना बचेगा, 9/10, ठीक है, 9/10, चूँकि ये रिमेनिंग प्रॉफिट है। अब अगर हमको न्यू रेशियो निकालना है तो इन लोगों के ओल्ड रेशियो में रिमेनिंग प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अगर हम देखें ए की, ठीक है, तो ए का कितना है, ए का ओल्ड रेशियो 4/9 इंटू, अब रिमेनिंग कितना आया था, तो रिमेनिंग 9/10, बी का 3/9 इंटू 9/10, सी का कितना है, तो सी का 2/9 इंटू, तो सी का 2/9 इंटू 9/10, ठीक है। तो 9 से 9 कैंसिल, इसका भी 9 से 9 कैंसिल और इसका भी 9 से 9 कैंसिल, ठीक है, यानी कि 4, 3 और 2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 4/10, 3/10, 2/10, ए, बी, सी, ठीक है। और डी कितना के लिए आ रहे हैं, 1/10 के लिए आ रहे हैं, तो 1/10, ठीक है। तो इस तरह से सबका जो हर है वो समान है, ठीक है। तो रेशियो कितना हो जाएगा, 4, 3, 2, 1, ठीक है, यानी कि आंसर नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो इस तरह से हमारा टोटल जिसका क्वेश्चन था, टोटल क्वेश्चन ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है। जितने भी इसके क्वेश्चंस थे, क्वेश्चंस ख़त्म हो चुके हैं। अब अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो
तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि जितने भी ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, बीएसटी का क्वेश्चन है, सब कुछ आप लोग को इसी यूट्यूब के माध्यम से, इसी चैनल के माध्यम से आप लोगों को प्राप्त होते रहेंगे, ठीक है। तो जितने भी बीएसटी हो गया, ईपीएस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है, साथ ही साथ अकाउंट्स हो गया, सभी के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, ठीक है, शॉर्ट और लॉन्ग सभी क्वेश्चंस आप लोगों को इसी यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध हो जाएंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनका भी मतलब स्टडी चलता रहे, ठीक है।